very good evening to all of you, judicial aspirants, and the people who are watching this particular platform of Vedic Juris. As you always know, that some of the session are very useful for all of the people, whether you are from the law background or not. This is a particular judgment given by Honorable Supreme Court on the women's right to property, and as well as this particular judgment is demonstrating towards equality rights regarding the women. तो उस विषय पर ये निर्णय अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम इस निर्णय के विषय में जानेंगे, इसके ब्रीफ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और इसके इश्यूज के बारे में, और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट डिसाइड किया है ताकि आप लीगली अवेयर रहें। दोस्तों, आपको पता है सामाजिक प्रकार की जो असमानता है या सोशल काइंड ऑफ जो अनइक्विलिब्रियम है, ये कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक आय अथवा आर्थिक काइंड ऑफ समानता से भी जुड़ी हुई है। आर्थिक प्रकार की असमानता अर्थात आय अथवा धन आदि का अगर असमान तरीके से या अनइक्वल काइंड ऑफ ग्राउंड्स पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इससे एक सोशल अनइक्विलिब्रियम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस पॉइंट को जरा आप समझिए। जब एक महिला, एक ट्राइबल वुमेन, एक दलित महिला अपने अपने पेरेंट के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर, पुश्तैनी प्रकार की संपत्ति पर अपना कुछ अधिकार मांगती है और उन अधिकारों को आउटराइटली रिजेक्ट किया जाता है। यहां पर उसे कह दिया जाता है कि तुम्हारा इस प्रकार की संपत्ति पर, अपने ही पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार सन्निहित नहीं है। इस विषय पर आपको पता होगा कि कोपर्सनरी काइंड ऑफ राइट्स को लेकर के पहले भी कुछ डिसीजंस आ चुके हैं, पहले भी कुछ निर्णय आ चुके हैं, जहां पर आज की स्थितियों में बेटियों को भी संपत्ति पर अधिकार दिए जाने की व्यवस्था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्मित की है। ये पॉइंट सिर्फ संपत्ति के अधिकार तक ही सीमित नहीं है, ये उनके समानता के अधिकार को भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है। राइट, ये जेंडर जस्टिस की ओर भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन देता है। तो इस पर्टिकुलर मामले में जहां पर एक ट्राइबल वुमेन, एक दलित महिला अपने पिता की संपत्ति में अपना अधिकार क्लेम करती है, या उनके बिहाफ में बाद में उनके बच्चे उस पर्टिकुलर मैटर को जो है क्लेम कर रहे हैं, अपना दावा रख रहे हैं, जिसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट से लेकर के और हाई कोर्ट तक सबने एक ही प्रकार का एक जजमेंट यहां पर पास किया, या निर्णय पास किया, और उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अब खारिज करने के अपने कुछ अलग अलग ग्राउंड्स रहे होंगे, जो आप अभी देखेंगे भी किन किन ग्राउंड्स पर जो है इस प्रकार के मैटर्स डिसमिस हुए। अल्टीमेटली जब अपीलांट सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को सुनती है, और सुप्रीम कोर्ट यहां पर जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस का आधार लेते हुए इस मैटर को डिसाइड करने की कोशिश करती है, और जेंडर जस्टिस को स्टैब्लिश करने के आधार बना करके संपत्ति में ऐसी महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिए जाने की व्यवस्था इस मामले में करती है। देखिए इसके ब्रीफ फैक्ट्स क्या हैं। Appellant plaintiff are the legal heirs of Dahiya, of women belonging to scheduled tribe। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक अनुसूचित जनजाति को बिलोंग करने वाली महिला थी। उनके बिहाफ में उनके लीगल हायर्स ने प्लेंटिफ के तौर पर इस मामले में प्रॉपर्टी अपने नाना जी से क्लेम की है। दे सॉट पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू दियर मैटरनल ग्रैंडफादर, जिनका नाम था भंजन गौंड, इन शॉर्ट बीजी। देयर मदर वॉज वन ऑफ द 6 चिल्ड्रन ऑफ बीजी। यहां पर इनकी जो मां थी, जिन्होंने इस प्रॉपर्टी में अपना कुछ क्लेम प्रेजेंट करने की कोशिश की है, वो अपने 5 भाइयों में से एक अकेली बहन थी, यानी टोटल 6 लोग। And the plaintiff stated that their mother is entitled to an equal share in the scheduled property. The cause of action arose in October 1992, and when defendants 6 to 16 refused to make partition. सोचिए मामला कब का है? अक्टूबर 1992 का है। डिसाइड लगभग 30 साल बाद हो रहा है। तो आप समझिए कि ये मैटर अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। द प्लेंटिफ्स अप्रोच द ट्रायल कोर्ट सीकिंग डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड पार्टीशन ऑफ सूट प्रॉपर्टी, यानी यहां विवादित संपत्ति के संदर्भ में विभाजन करने और साथ ही साथ उसमें अपना टाइटल डिक्लेरेट कराने के लिए सूट फाइल किया जाता है। हालांकि ट्रायल कोर्ट और इसके बाद फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और इसके बाद सेकंड अपीलेट कोर्ट, तीनों ही पर्टिकुलर फोरम के अंतर्गत उसका मामला यहां डिसमिस होता है। राइट, अल्टीमेटली जब आप सेकंड अपीलेट कोर्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे, तो यहां पर भी उन्होंने उस मामले को डिसमिस ही किया है, क्योंकि यहां पर कुछ अन्य क्वेश्चंस भी रेज करते हैं। क्या है जरा देखिए। द मैटर रीच द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एज इट इन्वॉल्व्ड अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ कंसिडरिंग फाइंडिंग्स ऑफ ट्रायल कोर्ट, the argument of custom, held that the same was in consonance with judgment of Supreme Court in the Salik Chand, in the Ratan Lal, as well as in the Alia Thamuda. The High Court held that plaintiff had failed to establish their right over such property by way of custom. ध्यान दीजिएगा, the plaintiff have failed to prove their right by way of custom. Why they are talking about the custom? ये यहाँ पर प्रथाओं की बात क्यों हो रही है? Because this question is coming from by reading this particular judgment कि
the women is belonging to a specific tribe or scheduled tribe, and when you deal with the law of the Hindu Succession Act, वहां पर ये पर्टिकुलर लॉ एक्सक्लूसिवली आप कह सकते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब के पर्संस पर अप्लीकेबल नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में पार्टीज को कस्टमरी प्रैक्टिसेस के आधार पर यह प्रमाणित करना है कि ऐसी महिलाएं भी उस पर्टिकुलर प्रथा के अंतर्गत अपने पिता की संपत्ति में अधिकार रखती हैं, राइट? Here, the tribal women are the plaintiff personals got failed to prove the custom. The High Court further held that since the plaintiff could not bring any evidence to show that they had adopted Hindu traditions, यहाँ पर जो वादी पक्षकार हैं ये इस बारे में भी अपनी तरफ से मामला प्रमाणित कर पाने में असफल हो जाते हैं कि वो हिंदू ट्रेडिशंस आदि को फॉलो करते हों। The trial court as well as the first appellate court had rightly rejected this contention, ऐसा हाई कोर्ट का मानना था। हाई कोर्ट ने भी इस पर्टिकुलर मामले में इसे डिसमिस किया। अब अग्रिव्ड पार्टी इस वर्डिक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले का असेसमेंट करती है। At the outset, the court clarified that question of the parties having adopted Hindu customs and way of life is no longer in play. Supreme Court कह रहा है कि अब इसका बहुत हद तक रोल नहीं है। The court further pointed out that Section 2(2) of the Hindu Succession Act 1956 unequivocally excludes the scheduled tribes from its application. This thing is very much clear here. Thereafter, the court had to consider the application of custom. इसलिए न्यायालय को यहां पर प्रथा संबंधी चीजों को उसकी प्रयोज्यता को कंसीडर करना चाहिए। It was stated that the application of a custom to be shown it must be proved. However, the courts below proceeded with an assumption in mind that plaintiffs did not prove the same, and the Supreme Court thus opened that this assumption was misplaced. Right? Further, when you come to another particular point, अब यहां पर एक लॉ का जिक्र आता है और उसका नाम है सेंट्रल प्रोविंसेस लॉज एक्ट 1875। अब ये बात तो क्लियर है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट पर का जो एप्लीकेशन है वो एक्सक्लूसिवली शेड्यूल्ड ट्राइब्स काइंड ऑफ पर्संस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा कोई लॉ होना चाहिए जिससे हम इन प्रकार के पर्संस को गवर्न करने के लिए कोई प्रावधान निकाल सकें। तो सेंट्रल प्रोविंसेस लॉज एक्ट 1875 का जिक्र आता है और इसके विषय में हाई कोर्ट ये कंटेंशन रेज करती है कि 2018 में ही इस पर्टिकुलर लॉ को रिपील किया जा चुका है, रिप्लेस किया जा चुका है, इसलिए इस लॉ के तहत इनका मामला गवर्न नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट में आगे अपना ओपिनियन ग्रांट कर रही है और कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ओपन दैट दिस स्टैंड टेकन बाय हाई कोर्ट वाज मिस्टेकन। यहां पर हाई कोर्ट ने इस पॉइंट को कंसीडर करने में गलती की है, स्पेशली इन द लाइट ऑफ सेविंग क्लॉज व्हिच क्लियरली स्टेटेड दैट नो राइट हैविंग बीन अक्रूड प्रायर टू द रिपील ऑफ द एक्ट शैल बी अफेक्टेड देयर बाय। उसके रिपीलिंग से पहले ही जो मामले चले आ रहे हैं उन पर्टिकुलर अधिकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब इसको कंसीडर किया जाना चाहिए। सिंस द पार्टीज टू द इंस्टेंट केस आर नीदर गवर्न्ड बाय हिंदू nor governed by Muslim laws, therefore would be covered by Section 6 of the 1875 Law of Central Provinces Laws Act. So the right having been accrued in favor of plaintiff's mother upon the death of her father, which was approximately 30 years before the filing of the plaint, became crystallized and would not be affected by the fact of the act and was no longer in the statute book. 1875 Act therefore necessarily had to be applied by the High Court. तो सुप्रीम कोर्ट यहां कह रही है कि चूंकि सेविंग क्लॉज यहां पर देखा जाना चाहिए, जहां पर प्रीवियस के वे मामले जो रिपीलिंग से पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पर इसके प्रयोजता को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। हाई कोर्ट को उस पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए था, क्योंकि यहां पर जो पार्टीज हैं वो ना तो किसी हिंदू लॉ से गवर्न हो रहे हैं ना तो किसी पर्सनल लॉज ऑफ मुस्लिम लॉ से गवर्न हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 6 1875 एक्ट का एप्लीकेबल होता है। इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, कंसिडरिंग प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, अर्थात इक्विटी के प्रिंसिपल्स को आधार बनाते हुए, द कोर्ट एक्सप्लेन दैट दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज अ वॉइड। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोजन या प्रयोज्यता वहां देखी जा सकती है जहां पर एक प्रकार की शून्यता है। इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ गवर्निंग द एस्पेक्ट, उस पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य को गवर्न करने के लिए कोई कानून एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिंस नो कस्टम टू द इफेक्ट दैट अ ट्राइबल वुमन इज एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी कुड बी शोन, ऐसी कोई प्रथा नहीं देखी जा सकती जहां पर कोई ऐसी ट्राइबल वुमेन इस बात को प्रमाणित कर सके कि वो इस प्रकार की संपत्ति का अधिकार अपने पिता की संपत्ति में रखती है। यह दर्शित नहीं हो रहा है। द एप्लीकेशन thereof would be consistent with this position. The court further stated that this open-ended principle must be applied contextually. यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल को ऐसे प्लेसेस में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यह मामला अपने आप में फिट केस दिखाई पड़ रहा है जहां पर एक ट्राइबल वुमेन अपने कस्टम को प्रमाणित कर पाने में असफल हो पा रही क्योंकि इस प्रकार की कोई परिस्थिति, इस प्रकार की कोई परंपरा एग्जिस्ट कर रही है नहीं। तो इस पॉइंट पर जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए मामले को निर्णित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यहां अग्री हो रही है। राइट? कोर्ट क्या कह रही है फर्दर, आप जरा ध्यान से समझिए।
The court pointed out that in instant case, a tribal woman or her successors would be denied a right to property based on the absence of positive assertion. However, customs too, like the law, cannot remain stuck in time and others cannot be allowed to take refuge in customs or hide behind them to deprive others of their right. Further, court is finding that there was a question of Article 14 in the Constitution involved in the instant case. The court emphasized that there appeared to be no rational nexus or reasonable classification for only males to be granted succession over the property of their forebears, not women, especially where no prohibition to such effect can be shown to be prevalent as per law. Article 15, Clause 1 of the Constitution mandating that the state shall not discriminate against any person on ground of religion, race, caste, sex, place of birth, along with Article 38 and 46 pointing to the collective ethos of the Constitution in ensuring that there is no discrimination against women. The court pointed out that most commendable step was taken under the Hindu law by way of the Hindu Succession Amendment Act 2005, which made daughters the co-parceners in joint family property. Coming on to the fact of the case, court pointed out that even though, अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, even though no such custom of tribal women succession could be established by the plaintiff, but nonetheless, it was also equally true that a custom to the contrary also could not be shown in the slightest. That being the case, denying her share in her father's property when the custom is silent would violate her right to equality. तो कोर्ट ने यहाँ पर इनके ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए हुए डिसीजन को सेट असाइड किया और कोर्ट ने इस मामले में फाइनली अपना निर्णय सुनाया। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट रहा, जिस जजमेंट में आप यहाँ इसके एनफोर्सिंग पार्ट में आ सकते हैं, जहां लिखा है द कोर्ट ग्रांटेड that no such custom of female succession could be established by appellant plaintiff, but it is also equally true that a custom to the contrary also could not be shown in the slightest. The same language that we have read in earlier. In view of the above discussion, we are of the firm view that keeping with the principles of justice, equity, and good conscience, along with overarching effect of Article 14 of the Constitution, the appellant plaintiff, being Dahiya's legal heirs, are entitled to equal share in the property. The judgment of the courts below are accordingly set aside to the extent and the appeal was allowed. तो पॉइंट ये है बेटा कि इस लीडिंग डिसीजन में अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन कहा जा सकता है, जहां पर एक ट्राइबल वुमेन के लीगल हायर्स एक मामला फाइल कर रहे हैं, सिविल केस फाइल कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वो अपने नाना जी की संपत्ति में, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में टाइटलशिप चाहते हैं, टाइटलशिप का डिक्लेरेशन चाहते हैं और उस पर्टिकुलर सूट प्रॉपर्टी का पार्टीशन चाहते हैं। अब ये मामला जब ट्रायल कोर्ट में पहुंचता है तो ट्रायल कोर्ट उस मामले में इनके पिटीशन को, चूंकि ये इस बात को प्रूव कर पाने में सफल नहीं हो पाते, इनके पिटीशन को डिसमिस करती है। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में भी ये मामला हारते हैं, उसके बाद सेकंड अपीलेट कोर्ट में हाई कोर्ट भी इस पॉइंट को यहाँ पर उस एक्ट ऑफ 1875 के लॉ को समझने में कुछ भूल करते हैं, मिस्टेक करते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कह पा रही है। इस पॉइंट को भी यहां पर समझा नहीं जा रहा है और उसके बाद इस मामले में भी है यहां पर हारते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राइट टू इक्वालिटी के प्रिंसिपल को डिस्कस कर रही है, इक्विटी के प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रही है और उसके साथ 1875 के लॉ के अंतर्गत सेक्शन 6 एप्लीकेशन भी देख रही है। इन सब कंटेक्स्ट को देखते और समझने के साथ सुप्रीम कोर्ट कह पा रही है कि यहां पर हम अगर इस प्रकार का एक बैरियर क्रिएट करेंगे कि अगर वो कस्टम प्रूव नहीं हो सका तो हम जेंडर जस्टिस ही ग्रांट ना करें, अगर वो कस्टम प्रमाणित नहीं हो सका तो हम इस प्रकार के मामले में जेंडर इक्वलिटी के प्रिंसिपल को ही भुला दें, है ना। तो ये अपने आप में एक ठीक फैसला नहीं कहा जा सकता अगर हम इस प्रकार की चीजों को नजरअंदाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, जहां पर ट्राइबल वुमेन के बिहाफ में उसके लीगल हायर्स ने यह मामला अपने ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में सूट प्रॉपर्टी का पार्टीशन या उसमें इक्वल शेयर प्राप्त करने के लिए फाइल किया, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक तरीके से सुन करके उस पर विचार करके इस पर इक्विटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए और साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 14 को यहां पर स्पेसिफिकली एम्प्लॉय करते हुए डिसाइड किया और कहा कि ऐसी महिलाओं को भी ऐसे प्रॉपर्टीज में इक्वल राइट्स ग्रांट किया जा सकता है या समानता के अधिकार का प्रयोग करते हुए उस संपत्ति का साधिकार पूर्वक बराबर हिस्से में पार्टीशन किया जा सकता है या उन्हें उनका हक दिया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं हो सकती। तो अगर कहीं प्रथा या कस्टम प्रूफ करने की जो जिम्मेदारी है वो अगर नहीं पूर्ण हो सकी तो इसका तात्पर्य यह नहीं हो सकता कि ऐसे लोगों को हम उनके अपने इक्वल राइट से डिवाइड कर दें। तो पॉइंट ये है कि इस जजमेंट को याद रखना है। इस जजमेंट का नाम है
आप यहाँ देख सकते हैं, रामचरण वर्सेस सुखराम, सिविल अपील नंबर 9537 of 2025, decided on 17th of July 2025. It was a division bench of Honorable Supreme Court. 2 जजेस की बेंच थी, उन्होंने इस मामले को सुना। मामला छत्तीसगढ़ के स्टेट से था और ये अपने आप में महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के विषय में, विशेषतः दलित महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के विषय में एक अच्छा फैसला कहा जाएगा, एक महत्वपूर्ण फैसला कहा जाएगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बीइंग लीगली अवेयरनेस एज वेल। और अगर आप एक कॉम्पिटिटर हैं, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप एक लीगल प्रैक्टिशनर हैं, तो यू शुड नो दिस पर्टिकुलर डिसीजन। दिस इज रियली अ गुड जजमेंट ऑन दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच विदिक ज्यूरिस के प्लेटफॉर्म में बने रहने के लिए। ऐसे ही कुछ लीगल अपडेट्स आपके साथ साझा करेंगे आने वाले समय में। अभी के लिए थैंक यू। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करके जाइए, या अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो अपने जो भावनाएं हैं या आपकी जो संवेदनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करते हुए जाइए, वीडियोस को लाइक करते हुए जाइए। ये हमें एक अच्छा मोटिवेशन देता रहेगा। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस सेशन।